हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए के काव्य खंड के सिलेबस में शामिल की गई कविता उम्मीद की सप्रसंग व्याख्या को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता अरुण कमल जी हैं। क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में शामिल किए गए सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कविता की व्याख्या को शुरू करने से पहले हम एक नज़र कवि परिचय पर डालते हैं। कवि अरुण कमल जी आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख और चर्चित रचनाकारों में से एक हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी काव्य परंपरा से गहराई से जुड़े हुए हैं। अरुण कमल की कविताएं आम लोगों के जीवन, उनकी समस्याओं, उनके संघर्षों और पीड़ा को सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है। उनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, अन्याय, असमानता और कठिनाइयों के प्रति स्पष्ट प्रतिरोध दिखाई देता है। अरुण कमल जी को इनकी कविताओं के लिए भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। अरुण कमल के द्वारा रचित प्रस्तुत कविता उम्मीद इंसान और प्रकृति दोनों में ही पाई जाने वाली अटूट आस्था, हिम्मत और हार न मानने वाले स्वभाव को प्रकट करती है। इस कविता में कवि बार बार आने वाली विपत्तियां जैसे बाढ़, तूफान, सूखा, अकाल आदि के बावजूद मनुष्य, पशु तथा पक्षियों में पाई जाने वाली आशा और अपने घर तथा निवास स्थान के प्रति गहरे लगाव को प्रस्तुत करते हैं। जिस तरह से इंसान अपने निवास स्थान से प्रेम करता है, उसी तरह से पशु पक्षी भी अपने निवास स्थान से लगाव रखते हैं। हालात चाहे जितने भी खराब क्यों न हो, वे फिर भी उसी जगह पर लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अतः इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, जीवन में एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें फिर से मुश्किलों से बाहर आने, फिर से नया निर्माण करने और फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह कविता हमें सिखाती है कि उम्मीद ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये था इस कविता का परिचय। अब हम कविता को विस्तार से समझते हैं। आज तक मैं यह समझ नहीं पाया कि हर साल बाढ़ में पड़ने के बाद भी लोग दियारा छोड़कर कोई दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते। दियारा अर्थात तटीय किनारा। इन पंक्तियों में कवि समुद्र के किनारे वाले भूभागों में बसने वाले लोगों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे लोग जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं, उनके स्वभाव को आज तक वो समझ नहीं पाए। उन्हें आज तक उनकी ये बात समझ में नहीं आई कि दियारा अर्थात समुद्र के किनारे हर साल बाढ़ आती है और चारों ओर तबाही फैला देती है, लेकिन फिर भी वहां पर रहने वाले लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते। इतना नुकसान सहने के बावजूद वे लोग उसी स्थान पर लौट आते हैं। समुद्र में आता है तूफान, तटवर्ती सारी बस्तियों को पोंछता वापस लौट जाता है। तटवर्ती यानी समुद्र के किनारे का क्षेत्र। ऐसी जगहों पर समुद्र में बार बार तूफान या सुनामी आने के कारण भयंकर तबाही मचती है। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें घरों को बहा ले जाती है और इसके आसपास के भूभागों की सारी बस्तियां उजड़ जाती हैं। उस समय वहां पर रहने वाले लोग थोड़े समय के लिए उस जगह को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे ही दिन तट पर फिर बस जाते हैं गांव। क्यों नहीं चले जाते ये लोग कहीं और? जब चारों ओर तबाही और बर्बादी फैलाकर तूफान वापस लौट जाता है, तो दूसरे ही दिन लोग वापस उसी तट पर लौट आते हैं और फिर से अपने उजड़े हुए घरों के निर्माण में लग जाते हैं। ये देखकर कवि के मन में विचार आता है कि वे लोग बार बार उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं और फिर तबाही खत्म होने के बाद दोबारा आकर वहां पर बसने लगते हैं। इस कारण उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। वे ऐसी जगहों पर क्यों नहीं चले जाते जहां पर वे सुरक्षित रहें और इतने भारी नुकसान से बच सकें। ये सब देखकर कवि को ऐसा लगता है कि उन लोगों के भीतर अनूठी और प्रबल हिम्मत, आशा और निर्माण करने की शक्ति है। इसलिए वे लोग कठिनाई और संघर्ष का सामना करते हुए भी ऐसी जगहों पर दोबारा बस जाते हैं। वे मुसीबत से हार नहीं मानते। भयंकर विनाश के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूटती, बल्कि वे अपनी नई बस्ती बसा लेते हैं। इस प्रकार चाहे जितनी बार भी उनके जीवन में संकट आए, वे उम्मीद नहीं छोड़ते। हर साल पड़ता है मुआर, हरियरी की खोज में चलते हुए गौओं के खुर धरती की फाट में फंस जाते हैं। मुआर अर्थात सूखा पड़ना, हरियरी यानी हरियाली, गौओं के खुर यानी गायों के पैरों के नाखून, फाट यानी दरार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कई स्थान ऐसे भी हैं जहां हर साल सूखा पड़ता है। बारिश न होने के कारण उस स्थान की जमीन सूख जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं।
तब हरियाली यानी भोजन और चारे की तलाश में मवेशी जैसे कि गाय भैंस इधर उधर भटकते हुए काफी दूर निकल जाते हैं। कई बार तो सूखी धरती की फाटों यानी दरारों में उन मवेशियों के पैर भी फंस जाते हैं, जिसके कारण उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि वे जानवर वापस लौटकर ही नहीं आ पाते। फिर भी कौन इंतजार में आदमी बैठा रहता है द्वार पर। लेकिन इन परेशानियों के बावजूद वहां पर रहने वाले लोग अपने उन पशुओं के आने की राह देखते देखते अपने घरों के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि एक न एक दिन उनके पशु वापस उनके पास जरूर आएंगे। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी आस्था और उनका विश्वास अटूट बना रहता है। कल भी आएगी बाढ़, कल भी आएगा तूफान, कल भी पड़ेगा अकाल। कवि के अनुसार इन लोगों के जीवन में बाढ़, सूखा और अकाल का यह क्रम हमेशा चलता रहता है। कभी बाढ़ इनके घरों को बहा ले जाती है और उनकी फसलों को नष्ट कर देती है, कभी तूफान चारों ओर भयंकर तबाही मचा देता है और कभी सूखा पड़ने के कारण लोग अनाज के लिए तरसने लगते हैं। अतः कवि कहते हैं कि कल फिर बाढ़ आएगी, कल फिर तूफान आएगा और कल फिर सूखा पड़ेगा। अर्थात इन लोगों के जीवन में संकट ऐसे ही बार बार आते रहेंगे, लेकिन फिर भी इंसान हार नहीं मानता। वो हर बार एक नई उम्मीद के साथ जीता है। वह सोचता है कि आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे, बारिश होगी, चारों तरफ हरियाली होगी और फिर से उनका जीवन ठीक हो जाएगा। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि जब वृक्ष पर एक भी पत्ता नहीं होता, झड़ चुके होते हैं सारे पत्ते। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन्हें आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि जब किसी पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ बिल्कुल सूखा और खाली हो जाता है, तो सूर्य डूबते डूबते यानी सूर्य के अस्त होते होते बहुत दूर से चीत्कार करता, पंख पटकता लौटता है पक्षियों का एक दल उसी ठुंठ वृक्ष के घोंसले में। क्यों? आज तक मैं समझ नहीं पाया। चित्कार करना यानी शोर मचाना, पंख पटकना यानी पंख फड़फड़ाना, ठुंठ यानी सूखा हुआ पेड़। शाम के समय पक्षियों का एक झुंड चित्कार करते हुए यानी शोर मचाते हुए और पंख फड़फड़ाते हुए उसी ठुंठ यानी सूखे हुए पेड़ों पर बने अपने घोंसलों में वापस क्यों लौट आता है? आज तक कवि को यह बात समझ में नहीं आई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि अपने निवास से लगाव सिर्फ मनुष्यों में नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। कवि के अनुसार उन सूखे हुए पेड़ों पर ना तो हरियाली होती है, ना ही उन पर पत्ते होते हैं और ना ही वे कोई छाया या सहारा देते हैं, लेकिन फिर भी पक्षी उसी पेड़ पर वापस आ जाते हैं और अपने उसी पुराने घोंसले में बसेरा करते हैं। अतः ये देखकर कवि सोचते हैं कि जब पेड़ बिल्कुल सूने हो चुके होते हैं तो पक्षी किसी हरे भरे पेड़ पर नया घोंसला क्यों नहीं बना लेते? वे वापस उसी सूखे हुए पेड़ पर बने घोंसलों में क्यों लौट आते हैं? फिर उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ इंसान को ही अपने घर से लगाव नहीं होता, बल्कि पशु एवं पक्षी भी अपने निवास स्थान और अपने घोंसलों के प्रति गहरा लगाव और मोह रखते हैं, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद होती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनके जीवन में खुशियां फिर से लौट आएंगी। इस प्रकार अरुण कमल की कविता उम्मीद ये बताती है कि इंसान हो या जानवर, सबके अंदर एक खास ताकत होती है जिसे उम्मीद कहा जाता है। कविता में ये दिखाया गया है कि बाढ़, तूफान या सूखा, कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितनी ही बड़ी तबाही क्यों ना हो जाए, लोग फिर से अपने घर बनाते हैं, फिर से अपने काम को शुरू करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते। इसी तरह से पक्षी और जानवर भी अपने घरों और रहने की जगहों से बहुत प्यार करते हैं। हालात कितने भी खराब हो जाएं, वे फिर भी उस जगह पर लौट ही आते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अतः कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर उम्मीद बनी रहे तो इंसान फिर से ऊपर उठ सकता है और फिर से कुछ नया बना सकता है और सफलता को प्राप्त कर सकता है। उम्मीद ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो यहीं पर अरुण कमल की कविता उम्मीद खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि इस कविता को आप बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।